हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए इस वीडियो में। और आज का जो हमारा सीरीज का क्वेश्चन पेपर है वो सितंबर का सीटेट का 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये पीवाईक्यू सीरीज जो हम कर रहे हैं इसमें डेली 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ आपके सीटेट में ही नहीं हेल्प करने वाले, सीटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। लेकिन उसके अलावा पेडागोजी जहाँ पे भी पूछी जा रही है, चाहे डीएसएसबी में पूछी जा रही है या केवीएस में पूछी जा रही है, हर जगह ये एक पेडागोजिकल सेंस क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर साथ के साथ सिर्फ आंसर ही नहीं बताने वाला हूँ, सबको कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करके और उसको समझते हुए हम चलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड लर्नर। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी। गिफ्टेड लर्नर कौन होते हैं, गिफ्टेड लर्नर की क्या विशेषताएं हैं, ये चीजें आपके सीटेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। जो बच्चा है, जो भी गिफ्टेड बच्चा है, वो अंडर स्टिमुलेटेड यानी कि कम उत्तेजित और बोर फील कर सकता है क्लास में, अगर जो क्लास की एक्टिविटीज हैं वो चैलेंजिंग नहीं है। तो ये बात ठीक लगती है। उसके बाद क्या है, ही इज हाईली टेम्परामेंटल, वह अत्यधिक मनमौजी है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई गिफ्टेड बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मनमौजी है, अपने मन की करता है, इस तरीके का। ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग एंड रॉकिंग। क्लास में वो अपने हाथ फड़फड़ाना, हिलाना, ताली बजाना, इन सारे कामों में लगा रहेगा, तो वो एक गिफ्टेड बच्चा होगा। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। गिफ्टेड का मतलब है कि जो एक नॉर्मल बच्चा है, एक नॉर्मल बच्चे से अलग उसकी आईक्यू होगी, मतलब उसका आईक्यू लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। नॉर्मली 140 130 प्लस 140 प्लस के पास का जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनको गिफ्टेड कहा जाता है। और ये अपने अंदर एक यूनिक सेट मतलब यूनिक क्वालिटीज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो होता है गिफ्टेड बच्चा। तो इस तरीके का जो बच्चा है वो जल्दी एग्रेसिव या फिर फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाता। इस तरीके का बच्चा ये हो सकता है कि जो नॉर्मल क्लास सेटिंग है, नॉर्मल बच्चे जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं नॉर्मल बच्चों को, वहाँ पे एक नॉर्मल लेवल से उस बच्चे का लेवल ऊपर है तो उसे बोर फील हो सकता है, या फिर वो क्लास उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि एक गिफ्टेड बच्चा एक नॉर्मल क्लास में उतना चैलेंजिंग फील नहीं करेगा, उसे एक अलग से इंटेंशन की जरूरत पड़ेगी, अलग से उसके लिए हमें चीजें करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अ टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन एलिमेंट्री क्लासरूम। एक शिक्षक जो है वो प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, एनकरेजिंग कंपटीशन, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट, ऑफरिंग रिवॉर्ड फॉर स्मॉल स्टेप्स। अब यहाँ पे चार चीजें बात हो रही हैं। एक में बात हो रही है कंपटीशन की, दूसरे में बात हो रही है जो बच्चे की आम जिंदगी है उससे उसके ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड्स की बात हो रही है और ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात हो रही है। तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप किसी क्लास में किसी चाहे वो हायर लेवल की क्लास हो या लोअर लेवल की क्लास हो, जब आप नॉलेज को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर देते हैं, आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और उसको आपने कोई घर का एग्जाम्पल दे दिया, उसके ऐसा एग्जाम्पल बताया बच्चे को जो बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है, तो वहां पर जो लर्निंग है वो सबसे ज्यादा बेटर होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, सबसे प्रभावी अधिगम उस केस में होता है जब आप उस बच्चे के ज्ञान को उसके जो नॉर्मल जिंदगी है उससे जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, बाकी के रिवॉर्ड से क्या होता है, रिवॉर्ड देने से बच्चा एक बार को काम कर लेगा, दो बार को काम कर लेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी या उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, तो इससे रियल मोटिवेशन नहीं मिलेगा उसको पढ़ाई के लिए। ठीक है, और कंपटीशन भी कोई एक हेल्दी चीज़ नहीं है। सो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे से जोड़ करके पढ़ाओगे तो वहाँ पर बेस्ट रिजल्ट आएगा स्टडीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। इनमें से कौन सी एक बात जो है वो बच्चों के बारे में सही है, ये आपको बताना है। चिल्ड्रंस आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज। बच्चे जो हैं वो ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये जो वर्ड है पैसिव, निष्क्रिय, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, बच्चे कभी भी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते, बच्चे जो हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, एक्टिवली अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, सक्रिय रूप से, ना कि निष्क्रिय रूप से। ठीक है, तो ये वाला ए तो गलत है। चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। जो बच्चे हैं वो
समस्या का हल करने वाले हैं, समस्या समाधान करने वाले हैं, ये ठीक बात है। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण है, ये भी ठीक है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर, ये भी ठीक है। सो 3 ऑप्शन आपके सही है, बी सी डी। तो इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है। यहाँ पर जो पैसिव रेसिपिएंट है, बच्चे को कभी भी आप निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं मानते, एक एक्टिव एक्सप्लोरर है, वो एक्टिवली अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Which of the following is the most effective method to encourage conceptual development in the student? बच्चे के अंदर, छात्र में संप्रत्यय विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी तरीका है? बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अगर डेवलप करना है, उसको बेहतर बनाना है, तो इसमें से क्या जो है सही है आपको बताना है। रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वन बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। जहां भी मेमोराइज की बात होगी, ये ध्यान रखना है, जहां भी मेमोराइज की बात होती है लर्निंग के दौरान, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के दौरान, आप कुछ सीख रहे हैं उस दौरान, तो मेमोराइज करने से चीज़ें नहीं होती हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता, आपको चीज़ों को सीखना होता है। ठीक है, तो मेमोराइजेशन की बात जहां भी होगी वो एक नेगेटिव ऑप्शन होगा, उसके साथ आपको नहीं जाना। बी ऑप्शन क्या कहता है? गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। उनको कई सारे उदाहरण देने हैं और उन्हें तर्क का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये ऑप्शन अच्छा है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। यूज पनिशमेंट, पनिशमेंट, यूज पनिशमेंट, ये जो वर्ड है ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। पनिशमेंट कह रहा है कि यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट्स हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल। जब तक बच्चा सीख ना जाए ना, तब तक हिटलर बने मारते रहो उसे। ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है, एक सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंसेस टू द ओल्ड वन। कह रहा है कि पिछले ज्ञान से उनके जो नया ज्ञान आप सिखा रहे हैं उसको उनके पिछले ज्ञान से नहीं जोड़ना। ये भी एक गलत बात है। जब भी आप कुछ सिखाएंगे तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके आपको वो चीज़ सिखानी है। ठीक है। जैसे कोई भी एक टीचर है कुछ पढ़ा रहा है, तो उसको पहले ये देखना है कि बच्चे को क्या आता है और कैसे उस चीज़ से वो कनेक्ट कर सकता है। जैसे मान लो संज्ञा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो टीचर को पता है कि हाँ बच्चे को दूध के बारे में पता है, लकड़ी के बारे में पता है, अपने माता पिता के बारे में पता है, जिस शहर में वो रह रहा है वो पता है। अब और भी कई जो बड़े नाम हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब के बारे में पता है, तो वो उनका एग्जाम्पल पहले उनको देगा, देन वो चीज़ उनसे कनेक्ट करके वो उनको मान लो संज्ञा सिखा देगा। तो इस तरीके से प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करना जो है वो हमेशा हेल्पफुल होता है, कभी भी ऐसा नहीं करना कि प्रीवियस नॉलेज नहीं कनेक्ट करनी। सो इस केस में बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है और यही आपका आंसर हो जाएगा कि गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। छात्रों को बहुत सारे उदाहरण देने हैं और उन्हें तर्क का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एनवायरनमेंट। प्राथमिक विद्यालय का बच्चा जो है वो कौन से वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से पढ़ेगा? जहां शिक्षक आधिकारिक होगा, अथॉरिटेटिव यानी हिटलर होगा, जहां पे टीचर हिटलर होगा, क्या बच्चा वहां पे ठीक से पढ़ पाएगा? नहीं, बच्चे को हमेशा डर लगा रहेगा, भाई टीचर खा जाएगा उनको। वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। जहां पर जो ध्यान है वो केवल पढ़ने लिखने और गणित के ऊपर हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू प्ले अ पैसिव रोल। जहाँ पे टीचर जो है वो सारी शिक्षक का नेतृत्व करे, टीचर ही सब कुछ सिखा रहा है, टीचर ही बोल रहा है, टीचर ही सब कुछ कर रहा है, और बच्चे को सोच रहा है कि बच्चा चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनता रहे, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। जब भी लर्निंग होगी तो बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना है, अपने साथ उसको बिल्कुल लेना है। ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। और डी ऑप्शन क्या है? वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दे आर वैल्यूड। वहां पर सबसे ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होगी जहां पर बच्चों को लगेगा कि उनको इमोशनली भी समझा जा रहा है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स की कदर हो रही है, उनको वहां पर महत्व दिया जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चे टीचर के साथ कनेक्ट होते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन है। यहाँ पे किन किन चीज़ों पे ध्यान, किन किन चीज़ों को आपको नेगेटिव मान के चलना है, ये चीज़ें आप साथ के साथ समझते चलना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा दिया जाएगा। जो पिछले क्वेश्चन आया करते थे, जैसे 2016 से लेकर के जब तक ऑफलाइन एग्जाम होता था, 2021 से पहले, तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या था, एक ही दिन सबका पेपर होता था, तो वहां पर सिर्फ एक सेट क्वेश्चन बनता था और जो एक नॉर्मल जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स आ रहे हैं उसी बेसिस पे क्वेश्चन दे दिए जाते थे। 2021 का जब एग्जाम ऑनलाइन हुआ, ठीक है, एक महीने तक 30 दिन तक 20-30 दिन तक लगातार पेपर होते रहे,
तो इतने सारे जब सेट्स बने तो उन्होंने अभी बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस उसमें डाले और उनका तरीका एकदम से बदल दिया। ठीक है, तो ये चीज़ अब अभी हम जब डिस्कस करेंगे 2021 वाला पेपर, तब उसमें देखेंगे कि कैसे अब बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ चाइल्ड सी अ क्रो फ्लाइंग पास्ट विंडो एंड से अ बर्ड। एक बच्चे ने खिड़की से उड़ते हुए देखा एक पक्षी को, एक कौवे को, और उसने कहा अ बर्ड। ठीक है, उसको एक पक्षी कहा। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड थिंकिंग? ये जो बात है ये क्या बताती है बच्चे की थिंकिंग के बारे में, बच्चे के विचार के बारे में। द चाइल्ड हैज प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज। बच्चे ने पहले से यादें संजो के रखी हैं। बच्चे ने पहले से पक्षी देखा होगा तो इसीलिए वो उसको पक्षी कह रहा है। ठीक है, बच्चे ने पक्षी की अवधारणा विकसित विकसित की है। मतलब बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो जानता है कि भाई एक ऐसा जो भी ऐसे उड़ती हुई चीज अगर आसमान में कुछ दिखती है तो वो क्या है, एक बर्ड है, एक पक्षी है। ठीक है, बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित किए हैं। बच्चे ने जब कहा, जब उसने बोला कुछ, उसने कहा एक पक्षी, तो उसने क्या किया, लैंग्वेज यूज की। तो इस तरीके से ये तीनों ही बातें सही हैं। सो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि बच्चे ने कुछ यादें संजो के रखी है, उसने पहले पक्षी को देखा होगा जरूर, और उसने फिर देख करके पक्षी की एक अवधारणा बना रखी है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि कोई उड़ने वाली चीज जो है वो पक्षी कहलाएगा, और जब उसने उस चीज को बोला तो उसने लैंग्वेज को यूज किया। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड था पियाजे के स्कीमास वाले कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन? एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहिए? इनमें 4 बातें बोल रखी हैं। टीचर जैसे बोल रहा है, व्हाई कांट यू बी लाइक हिम? तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते हो? सी, देखो ये उसने वो काम कितने अच्छे से कर रखा है। तो ये बात इंट्रिंसिकली तो किसी को मोटिवेट नहीं करेगी। ठीक है, अगर तुम कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन कभी भी अच्छा नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो बच्चे को कि देखो उसने बहुत अच्छे से काम कर लिया है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं बन सकते, तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट टॉफी। यहाँ पर रिवॉर्ड की बात हो रही है, तो रिवॉर्ड कभी भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को नहीं बढ़ाता, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी रिवॉर्ड्स की बात हो रही होगी, रिवॉर्ड एक बार को बाहरी मोटिवेशन हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा, जो कि बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, मैंने अगर आपने पढ़ा होगा तो बता इसमें पता होगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो बहुत लंबे समय तक चलती है। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए होती है। और जैसे इसका एग्जांपल है कि आ, आपको कहा जाए कि आप अगर पढ़ोगे तो आपको टीवी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चा फटाफट से थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ पढ़ लेगा और टीवी देखने के लिए वो भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो उसकी पढ़ाई है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि उसको एक लालच दी जा रही है कि अगर ऐसा करोगे तब ये चीज़ तुम्हें मिलेगी। ठीक है, तो उस पढ़ाई के प्रति उसको वो मन से नहीं कर रहा, उसको मोटिवेटेड होकर नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उसके बदले कुछ दिया जा रहा है। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हमेशा बाहरी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, जैसे आपको सैलरी मिल रही है इसलिए आप काम कर रहे हैं, या आपको कुछ मिल रहा है इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाई मिल रही है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं इसलिए आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो वो सारी जो बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं, जब वजह बाहर होगी तो एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी मोटिवेशन, और आंतरिक मोटिवेशन में आपके अंदर से मन से आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे इस काम को करके खुशी मिल रही है, और उस काम को आप काफ़ी टाइम तक कर सकते हैं। ठीक है, बिना रुके। जैसे कि, तो ये हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ये हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो रिवॉर्ड हमेशा जो है एक बाहरी मोटिवेशन है। ठीक है, बाहरी अभिप्रेरणा है, उससे काम ज़्यादा टाइम तक नहीं हो सकता, थोड़े टाइम के लिए भले आपका काम चल जाए। सो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। सी ऑप्शन क्या है, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न। करने की कोशिश करो तुम सीखोगे। ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सीखने की बात हो रही है। अगर तुमने कोशिश की तो तुम इसे करने के लिए सीखोगे। तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बताती है ये। अगर तुमने यहाँ पे कोई एक बाहरी चीज नहीं मिल रही है, तुम कुछ सीख रहे हो इसलिए तुम कुछ करना चाहते हो। डी ऑप्शन क्या है, कम ऑन फिनिश इट बिफोर सी डज। यहाँ पे फिर से कंपैरिजन की बात हो रही है कि वो करे उससे पहले तुम चलो इसे कर लो। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे वही है आपका, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न।
इसे करने का प्रयास करें, आप सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाउ कैन अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर सेक ऑफ लर्निंग। फिर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्वेश्चन आ गया। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। फिर से कंपटीशन की बात होगी तो वो नहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आता। बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी, बच्चों को सपोर्ट करके कि वो अपने गोल्स को सेट करें। ठीक है, आपने कोई गोल सेट किया और आप उसको दिलो जान लगा करके काम कर रहे हैं, जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर मन से पढ़ा रहा हूँ, वैसे जैसे आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे, है ना, यहाँ पे जो लाइक की बटन है उसको दबा करके। तो इस तरीके से अपने इंडिविजुअल गोल्स को सपोर्ट कर, एक टीचर जो है वो उनके इंडिविजुअल गोल्स को सपोर्ट करे और उसको पूरा करने में उनकी हेल्प करे, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है, बाय ऑफरिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स। अगेन मैंने रिवॉर्ड्स के लिए अभी आपको समझाया कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक बाहरी मोटिवेशन है। ठीक है, बाय अभी प्रेरणा है। बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर, ये भी कोई मोटिवेशन का वो नहीं है, सोर्स नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का बेस्ट ऑप्शन यही है कि बच्चों को व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने में और उनमें महारत हासिल करने में उनकी मदद की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन का एक ही सेट में तीसरा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। मोटिवेशन जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रारंभिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक को छात्र को प्रेरित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। किस चीज के लिए उसे प्रेरित करना है, टू रोट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड रिकॉल। मेमोराइजेशन की बात जहां भी होगी भाई वो काटा मार देना है। ठीक है, वो ऑप्शन बेकार है। बाय यूजिंग पनिशिव मेजर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर। दंडात्मक उपायों का प्रयोग भी गलत है, दंड का प्रयोग नहीं करना है, पनिशमेंट का प्रयोग नहीं करना है। टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स, सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए, तो वो कोई मोटिवेशन का सोर्स नहीं है। ठीक है, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग, ये ऑप्शन यहाँ पर सबसे अच्छा है कि इंट्रिंसिकली मोटिवेट होने का मतलब क्या है, बच्चे को स्टडीज के लिए पढ़ाने का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि वो कुछ सीख सकें, वो क्यूरियस हो सकें, वो लर्निंग को प्यार कर सकें। ठीक है, खुद से उनके अंदर से वो बात आए कि हाँ मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है, तो वो चीज होती है मोटिवेशन के लिए। ठीक है, लर्निंग को वो इफेक्टिव बनाता है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा एक प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण है। तो प्रभावी स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है क्या भाई, बताओ किसके प्रभावी स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है, बताओ अगर किसी के टीचर, मेरे को याद है यार, बचपन में मेरी एक टीचर थी जो राइटिंग खराब होने पे बीच में ऐसे हाथ के उंगलियों में पेन डाल करके ना दबा देती थी। खैर अब तो ये चीज़ कभी भी नहीं होती, आजकल कोई भी टीचर पनिशमेंट का यूज़ नहीं करते, बट पहले हुआ करती थी। सो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो एक नेगेटिव चीज़ है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं करनी है। और बताओ, ये कमेंट करके बताओ किस किस के टीचर इस तरीके से किया करते थे, उनको पिटाई पड़ती थी और कौन सा तरीका अपनाते थे पिटाई करने का। जैसे मेरे टीचर उंगलियों के बीच में पेन दबाती थी, वो एक साउथ इंडियन मैम थी। तो और बताओ किसके, एक मेरे एक मैथ के सर थे, वो हमेशा सिर पे ऐसे मारते थे, वो पीछे की 2 उंगलियां करके सिर पे मारते थे। 11th क्लास में मैथ के सर थे वो। तो इस तरीके से अपने अपने कमेंट करके बताओ कि कौन सा टीचर कौन से स्टाइल में मारता था। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, एक अलग मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग से लर्निंग को प्लान करना, वो कहलाता है इंडिविजुअलाइज्ड। क्योंकि हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की जो कैपेसिटी है वो अलग है, तो सब पे अलग अलग से ध्यान देना वो कहलाता है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉम्पिटिटिव, तो कंपटीशन को अगेन आपको बढ़ावा नहीं देना। कांस्टेंट कंपैरेटिव कंपैरिजन को भी आपको बढ़ावा नहीं देना। कंपटीशन, कंपैरिजन, पनिशमेंट, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर्ड वर्ड नहीं है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग को बढ़ावा देना है। सो ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। और ये कमेंट करके जरूर बताओ भाई कि कौन सा टीचर कौन सी स्टाइल में मारता था तुम्हारे, जैसे मेरे एक सर खोपड़े में मारते थे और वो दूसरी मैम उंगली दबाती थी। ठीक है, बताओ फटाफट से। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या होता है,
ये जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ये विकास की जो विकास होता है उसकी दिशा का सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा बताया है मनोविज्ञान में कि जो बच्चा है उसका जो विकास होता है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो उसकी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती है, ठीक है। एक उसकी बॉडी अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करती है, और एक उसकी बॉडी ऊपर से नीचे की ओर ग्रो करती है, सर से पैर के ऊपर, हेड टू टो ग्रो करती है, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें बता रखी हैं। तो जो हेड टू टो ग्रो होता है उसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ठीक है। ठीक है। तो जो सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होती है उसको कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। देखो, सी से सेफेलोकॉर्डल, सा से ही सिर, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो कि सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होगी वो कहलाएगी सेफेलोकॉर्डल, और जो डेवलपमेंट आपके सेंटर बॉडी से बाहर की तरफ होती है, ठीक है, सेंटर बॉडी से बाहर की तरफ जो होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सीमोडिस्टल, PROXIMODISTAL, प्रॉक्सिमिडिस्टल, और हिंदी में कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास, प्रॉक्सिमिडिस्टल को, और इसे कहते हैं सिरोध पदोन्मुखी, सेफेलोकॉर्डल को। तो ये दो तरह की डायरेक्शन होती है, ठीक है, एक तो सेफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमिडिस्टल। जब आप अगर डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि विकास की जो दिशा का जो सिद्धांत है उसके दो सिद्धांत हैं, दो उसके पार्ट हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमिडिस्टल। आपने खुद भी देखा होगा यार, कि जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, धीरे धीरे जो बचपन में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाता, पूरे टाइम लेटा रहता है ना। फिर धीरे धीरे जब आप उसको गोद में लेते हो तो उसका सिर संभालना वो शुरू करता है, उसके पहले अपने सिर को संभालता है, फिर उसकी सेंटर बॉडी संभालना सीखता है वो, मतलब बैठने लग जाता है थोड़े टाइम में, है ना, अपने आप बिना किसी चीज का सहारा लिए बैठने लग जाता है, वरना पहले बिठाओ तो गिर जाता था। उसके बाद क्या करता है वो, धीरे धीरे वो स्क्रॉल करना सीखता है, तो यानी कि उसके अब पैरों में भी जान आ गई, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें देख क्या रहे हैं बेसिकली, पहले ये चीज, ये पार्ट डेवलप हुआ, फिर सेंटर जो बीच की बॉडी है वो डेवलप हुई, वहां पे जान आई, फिर उसके पैरों में जान आई। तो इस तरीके से जो है सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट हुआ वो कहलाएगा सेफेलोपोडल। और इसी तरीके से सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि दूसरा वाला पार्ट जो प्रॉक्सिमिडिस्टल, प्रॉक्सिमिडिस्टल में क्या होता है कि पहले सेंटर बॉडी डेवलप होती है और फिर बाहर की बॉडी डेवलप होती है। और इसका एग्जांपल क्या है कि आपने खुद ही देखा है कि पहले बच्चा अपनी जो सेंटर बॉडी बैठना बैठना तो सीख ही जाता है, लेकिन तब तक वो अपने हाथों से कुछ नहीं पकड़ पाता। धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने पूरे पूरे दोनों हाथों का यूज करके कुछ ना कुछ पकड़ता है। मान लो बॉल पकड़नी होगी तो पूरे हाथों से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे जाके उसकी उंगलियों में जान आती है, फिर वो उंगलियों से पेंसिल वगैरह पकड़ना सीखता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सेंटर बॉडी डेवलप हुई, फिर बाहर की तरफ बॉडी डेवलप हुई, तो ये कहलाएगा प्रॉक्सिमिडिस्टल, ठीक है। तो ये दो दिशा के सिद्धांत है, सेफेलोकॉर्डल यानी कि सिरोध पदोन्मुखी, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। और एक क्वेश्चन इसका सीटेट में तो 100% आता है, ये ध्यान रख लेना, पक्का आता है, इससे डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपको जब अभी देखोगे ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो ये दिशा से आपको एक नया क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेड टू टो जो डायरेक्शन है वो सेफेलोकॉर्डल की डायरेक्शन होती है, बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे बेकार हैं, कंफ्यूजन नहीं करनी है, चाहे कुछ भी बोले, आपको बस ये ध्यान रखना है सिर से पैर, अंदर से बाहर, दो चीजें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा एक सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। कल वाला क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा है, इससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर 2016 का ही फरवरी का क्वेश्चन पेपर कल हमने सॉल्व किया था। सो वहाँ पे भी सेट में ये क्वेश्चन था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है। सेंसिटिव पीरियड का मतलब जहाँ पे आपके जो भाषा है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है, इंपॉर्टेंट पीरियड है, कोई सा भी इसमें से भी वर्ड यूज हो जाए, सेंसिटिव, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, मतलब यही है कि कौन सा भाषा विकास के लिए जरूरी, महत्वपूर्ण, संवेदनशील अवधि है। तो इसका सिंपल आंसर आपको याद रखना है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है, 2 से 6 वर्ष तक का जो टाइम है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो आपका कहलाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई,
A 6-year old girl shows exceptional स्पोर्टिंग एबिलिटी। ठीक है, एक 6 साल की लड़की है जो असाधारण खेल क्षमता दिखा रही है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे हर दिन कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षित भी करते हैं। अब बताइए कि उसकी क्षमताएं डैश के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होने के सबसे अधिक संभावना है। ये क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट और हेरिडिटी से रिलेटेड। अब भाई जब माता पिता इतने अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑब्वियसली बच्चे के अंदर भी वही गुण जाएंगे जो माता पिता के गुण होंगे, और ये गुणों का जो ट्रांसफर होता है, जो हस्तांतरण होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता क्या है? माता पिता से जो गुण जब बच्चे में ट्रांसफर होते हैं जीन्स के थ्रू, तो वो कहलाता है अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी। तभी आपने देखा होगा कि किसी माँ बाप के बाल अगर घुंघराले हैं तो उसके बच्चों के बाल भी ऐसे घुंघराले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप के जीन्स हैं वही जीन्स तो बच्चे में भी जा रहे हैं, है ना, वही गुण बच्चों में भी जाते हैं। किसी माँ बाप की आंख ब्राउन है तो बच्चे की आंखें भी ब्राउन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ही ट्रेट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है हेरिडिटी, जब माता पिता के ट्रेट्स बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हों। ठीक है, किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू। और कुछ प्रभाव एनवायरनमेंट का भी पड़ता है। और एनवायरनमेंट का प्रभाव कैसे? भाई अब उसको डेली डेली कोचिंग भेजा जा रहा है, उसे जो वीकेंड्स पे उसके पेरेंट्स उसको ट्रेन भी कर रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे में बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर बच्चा इतनी एक्सेप्शनल असाधारण खेल क्षमता दिखा रहा है तो उसका कारण क्या है? सीधे सीधे आप हमेशा ध्यान रखेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आए जिसमें बात हो कि ये बच्चा अपने माता पिता जैसा है या ये बच्चा एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा हो गया है, तो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग होने के पीछे यही वजह होती है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इन दोनों का इंटरप्ले, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले ही एक वजह है जिससे हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है। ठीक, सो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन यहाँ पर सबसे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहाँ गया कर्सर? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन? लो भाई, समाजीकरण फिर से आ गया। निम्न में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? कल वाली क्लास में मैंने समझाया था कि समाजीकरण जो है उसके कई सारे कारक हैं। ठीक है, कई सारे एजेंट्स हैं जिनसे समाजीकरण होता है। अब जब बच्चे का जन्म हुआ, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म हुआ तो परिवार में आता है। ठीक है, सो फैमिली, मैंने आपको बताया था कि फैमिली जो है वो हमेशा प्राइमरी कारक है, हमेशा प्राथमिक एजेंट है। ठीक है, हमेशा प्राथमिक एजेंट फैमिली है। हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फैमिली प्राइमरी है और स्कूल जो है वो सेकेंडरी है, यानी कि द्वितीयक है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वो जितना भी घुमाए वो सब देख लेंगे हम। बस ये क्या याद रखना है कि फैमिली जो है वो प्राथमिक कारक है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले फैमिली में ही आता है, सबसे पहले फैमिली में ही जन्म लेता है, फैमिली के साथ ही रहता है। उसके बाद उसका स्कूल का टाइम पीरियड आता है जब वो पहली बार समाज में निकलता है और वहां से बहुत सारी चीजें सीखता है। तो द्वितीय कारक जो है वो स्कूल हो जाएगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं। स्कूल एंड नेबर्स। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्कूल, आपसे सेकेंडरी एजेंट पूछा है तो देखो फैमिली वाला इस ऑप्शन में फैमिली और रिलेटिव है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फैमिली क्या है? फैमिली प्राइमरी कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे भी फैमिली की बात हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी फैमिली क्या है? प्राइमरी है। यहाँ पे भी फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, यहाँ पे स्कूल भी दे दिया और फैमिली भी दे दिया, लेकिन जब तक फैमिली है तब तक फैमिली जो है वो सेकेंडरी हो ही नहीं सकता। सो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, स्कूल एंड नेबरहुड। कल हमने पड़ोस वालों को भी प्राइमरी में गिन लिया था। ये आस पड़ोस वाले रिश्तेदार ये सब कभी प्राइमरी में आएंगे, कभी सेकेंडरी में काउंट होंगे, ये सब ऐसे होते रहेंगे आगे पीछे। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि फैमिली प्राइमरी, स्कूल सेकेंडरी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 का कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? सो कल भी मैंने ये चीज समझाई थी कि वाइगोत्स्की, पियाजे और कोलबर्ग, अगर सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है, सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तीनों की थ्योरी सबसे पहले पढ़ के बैठ जाओ। सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में कम से कम 8 क्वेश्चन सिर्फ इनसे देखने को मिलेंगे। इन तीनों टॉपिक को मिला करके 8 से 9 क्वेश्चन
इन्हीं तीनों टॉपिक्स के होते हैं, वाइगोत्स्की, पियाजे और कोलबर्ग। ठीक है, अब जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। जब भी वाइगोत्स्की का नाम आता है तो एस सी एल, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। एस मतलब सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, जो जैसे हम अपने समाज में इधर उधर इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो होती है। दूसरा कल्चर, और तीसरा लैंग्वेज। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि ये तीन चीजें ही हैं जो सबसे ज्यादा लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, वो इन्हीं तीन तरीकों से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, अपने संज्ञान का निर्माण करता है। कैसे? एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, या फिर अपने कल्चर से सीखता है, और लैंग्वेज का यूज करके सीखता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, जब भी वाइगोत्स्की की बात होगी। अब ऑप्शंस देखिए। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? संज्ञानात्मक विकास जो है वो तीन चीजों से ही होता है ना? तो देखते हैं उन तीन चीजों में से यहाँ पे किस किस की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सोशल इंटरेक्शन। पहले ही बात हो रही है कि सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन तो ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, मानसिक योजनाओं का समायोजन। स्कीमास की बात करते हैं पियाजे। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, ये भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है। इक्विलिब्रेशन भी वाइगोत्स्की से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सिर्फ तीन ही चीजें याद रखनी है जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा: सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। इन्हीं तीन चीजों पे उन्होंने जोर दिया था कि इसी से जो एक व्यक्ति है वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, मतलब अपने संज्ञान का विकास करता है, अपने दिमाग का विकास करता है, लर्निंग करता है, सीखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया दी जाएगी? मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस बोल रखा है, ठीक है, और पूछा गया है कि ये कौन से स्टेज के अकॉर्डिंग आएगी। सो क्वेश्चन क्या है? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। कि अगर आप ईमानदार होगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पे फक्र करेंगे या आप पे गर्व करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। तो जब आप कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं, कोलबर्ग की थ्योरी में उन्होंने कुछ स्टेजेस बता रखी हैं अलग अलग एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें से ये चीज़ कि अगर आप ये करोगे तो आपके माता पिता आपसे खुश होंगे, आपके लिए आप पे गर्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अभिन्यास, यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं सही हैं, इसके लिए आपको कोलबर्ग की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार 5 मिनट का टाइम निकाल करके सर्च करके पढ़ लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सारी स्टेजेस को यहाँ पे समझाने बैठा तो पूरी एक क्लास निकल जाएगी, इसलिए मैं पूरी स्टेजेस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने करीब शायद दो दो चार दो छः 6 स्टेजेस मेरे ख्याल से दिए, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। 6 स्टेजेस हैं और उसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, ये भी उन्हीं की स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और पनिशमेंट ऑबिडियंस, ये सब उन्हीं के स्टेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बी ऑप्शन, गुड बॉय गुड गर्ल। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी काम आप क्यों करोगे? क्योंकि आपको अच्छी लड़की या अच्छा लड़का बनना है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप ये काम कर लोगे तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना आप बहुत अच्छे हो, तो वो कहलाएगा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जहाँ भी क्वेश्चन में इस तरीके की बात हो रही हो कि आप ये करो क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, या आप बहुत अच्छी बच्ची बन जाओगे, या आप पे किसी को गर्व होगा, या इससे किसी को खुशी होगी, तो यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में ये होता है कि आप कानून को मानो, वरना मतलब कानून को मानना बहुत अच्छी चीज़ है, कानून व्यवस्था को मानो। पनिशमेंट में कोई काम कोई तब करता है जब उसे किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जा रही हो या वो किसी चीज़ की आज्ञा को मान रहा हो। तो इस तरीके से इनके स्टेजेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। अब जीन पियाजे का नाम फिर से आ गया। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, और अगर आपने अभी तक ना पढ़ी हो तो इसे ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हर पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोलबर्ग मिला करके 8-9 नंबर का तो यही यही आ जाता है।
और एक एक नंबर है आपके लिए जरूरी। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, इनमें से कौन सी चीज जो है इंपॉर्टेंट है, पियाजे के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। तो एक सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ, पियाजे री की बात नहीं करते, ठीक है, पुनर्बलन की बात नहीं करते, और ऐसा इमानेंट जस्टिस वाली बात भी नहीं करते। वो बात करते हैं एक्टिव एक्सप्लोरेशन की। उनका कहना है कि जो लर्नर है, जो जो भी सीख रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवली एक्सप्लोर करके, उसको ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को सीख लेगा, ठीक है। ये उनका कहना है, पियाजे का कहना। तो ये हमेशा ध्यान रखना। और वो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट बताते हैं, ये भी ध्यान रखना। कल ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया था जिसमें आया था कि लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को किसने कहा है, तो पियाजे ने ही कहा है। और एक्टिव एक्सप्लोर, ये भी, हाँ, एक्टिव एक्सप्लोरेशन यही तो था क्वेश्चन की, एक्टिव एक्सप्लोरर और लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, यही क्वेश्चन था कल। तो सिंपली आपको याद रखना है कि पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, फिर से पियाजे का क्वेश्चन। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़िए तब तक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन। According to Jean Piaget, schemas building occurs as a result of modifying the information to fit the existing schemas and modifying the old schemas as per new information. These two processes are known as. अब दो बातें यहाँ पे हो रही हैं इस क्वेश्चन में। एक तो स्कीमा क्या होता है। पियाजे ने बताया कि हमारे दिमाग में हर एक इंफॉर्मेशन जो हम डालते हैं, उस इंफॉर्मेशन के लिए वो एक अलग कमरे में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। जो हमारा दिमाग है वो हर एक अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग अलग तरह का कमरा बनाता है, और उसी को उन्होंने कहा स्कीमास, ठीक है। मान लो आपको कोई पढ़ाई वाली चीज़ है, अभी पढ़ रहे हो ना, तो ये एक अलग कमरे में जाके स्टोर हो रहा है। हंसी मजाक कर रहे हो, वो एक अलग कमरे में स्टोर हो रहा है। मूवी देख रहे हो, वो एक अलग अलग कमरे में स्टोर हो रहा है। इसलिए इस तरीके से आपके दिमाग में अलग अलग क्वार्टर्स बने हुए हैं, एक तरीके से कमरे बने हुए हैं। ये उसी को हम क्या कह रहे हैं, पियाजे क्या कह रहे हैं, उसी को वो स्कीमास कह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है इनके अकॉर्डिंग, पियाजे ने जो अपनी थ्योरी में बता रखा है, उन्होंने ये बता रखा है कि जब भी हमारे पास कोई एक नई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने पहली बार कुत्ते को देखा, और उससे पहले उसने कभी कुत्ते को नहीं देखा था। अब उसके दिमाग में जो नई नॉलेज आई है, वो उसके लिए एक नया स्कीमा क्रिएट करेगा, ठीक है, एक नया कमरा क्रिएट करेगा, एक नया स्कीमा क्रिएट करेगा, और वहां पे उस इंफॉर्मेशन को सेव करके रखेगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं, नई नॉलेज लेते हैं अपने पास, तो उसको कहते हैं हम एसिमिलेशन, ठीक है। वो चीज कहलाती है एसिमिलेट करना, यानी कि नई नॉलेज को आत्मसात करना, ठीक है। और यहाँ पे ये हिंदी में ये जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। और दूसरी चीज होती है एकोमोडेशन। इसका मतलब जब भी कोई दूसरी चीज हमने देखी और अपने करंट स्कीमा में हमें उस जानकारी को बदलना है, ये इस चीज को जब आप थ्योरी पढ़ेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। पियाजे ने बताया कि सबसे पहले जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में एक स्कीमा क्रिएट करते हैं, नया स्कीमा बनाते हैं, और वहां पे उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब नई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन कहलाती है, यानी कि आत्मसात करना। अब मान लो जब आपने वो कुत्ता पहली बार देखा था, तो उसको एसिमिलेट कर लिया। उसके बाद जब बच्चे ने दोबारा से कोई चार पैर पे चलने वाला जानवर देखा, ठीक है, मान लो बिल्ली को देखा। अब बिल्ली के भी चार पैर हैं कुत्ते के जैसे ही, बिल्ली के भी पूंछें हैं कुत्ते के जैसी, वो भी वैसी ही चलती है, तो वो हो सकता है कि उसको भी बोले कि कुत्ता है, ठीक है, उसको भी बोले कि कुत्ता है। लेकिन जब उसे कोई बताएगा कि कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है, तो अब उसको क्या किया, उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा पुराने स्कीमा में संशोधन किया, उसको मॉडिफाई किया, और एक नया स्कीमा क्रिएट किया, ठीक है। एक नया स्कीमा क्रिएट किया कि भाई ये कुत्ता है और इसमें ये डिफरेंस है, और ये बिल्ली है, इसमें ये डिफरेंस है। तो ये जो जब नॉलेज को दोबारा से चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो वो एकोमोडेशन, ठीक। फिर से एक बार बताता हूँ, सिर्फ तीन चीजें हैं, स्कीमास, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। स्कीमा क्या है, कोई भी नई नॉलेज जब बनती है तो उसको स्टोर करने की जो जगह है वो स्कीमा कहलाएगी। एसिमिलेशन क्या है, जब भी नई नॉलेज आ रही है उसको स्टोर करने वाली जो प्रोसेस है वो एसिमिलेशन कहला रही है। एकोमोडेशन क्या है,
जब भी कोई दूसरी नॉलेज मिल रही है और हम उसको पुरानी नॉलेज में मॉडिफाई कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं या उसको तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहलाएगी एकोमोडेशन। ठीक है, हो समझ में आया हो आपको? ना आया हो समझ में, तो यार मैं यहाँ पे मेरे चैनल पे ही आपको पियाजे की थ्योरी मिल जाएगी, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों से वो थ्योरी आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट सर्च करना है जीन पियाजे की थ्योरी, और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फटाफट से अवेलेबल हो जाएंगी, और ज़रूर समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक एक ऐसा वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है जो कि इन्वायरमेंट कैसा है? रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव क्लासरूम का एक उदाहरण है? बिल्कुल भी नहीं। रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चों पे प्रतिबंध लगाओ, ए बच्चे कहीं जाना नहीं है, ए बच्चे शांति से बैठो, ए बच्चे सीधे बैठो, ए बच्चे इधर मत देखो, ए उधर मत देखो। तो इस तरीके से लर्निंग ठीक से नहीं हो पाती, और ना ही एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का आंसर है। ठीक है, तो क्लास जो है वो रेस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए। डिस्करेज इंक्लूजन, समावेश को डिस्करेज करना, ये चीज़ तो बेकार ही है भाई, कि अगर कोई देख नहीं सकता कोई बच्चा तो वो अलग पढ़ेगा, कोई सुन नहीं सकता तो वो बच्चा अलग पढ़ेगा, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कल भी मैंने ये बात समझाई थी, एट द एंड हर एक बच्चा जो है उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, और सबको एक साथ पढ़ने का अधिकार है, बस आपको उनको थोड़ी सी हेल्प अलग से देनी पड़ेगी। सो एनकरेज रिपीटिशन, रिपीटिशन को बढ़ावा देना, दोहराव को, वही मेमोराइजेशन, रिपीटिशन, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है प्रमोट्स डिस्कवरी, यानी कि खोज को बढ़ावा देना, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और बहुत फेमस भी, और बहुत मज़ेदार थ्योरी है। इसको ज़रूर पढ़ना अगर आपने अभी तक ना पढ़ा हो। हार्वर्ड गार्डनर जो थे, इनसे पहले हार्वर्ड गार्डनर से पहले जिन्होंने जिन्होंने भी दिमाग के बारे में सर्च किया था, इंटेलिजेंस के बारे में सर्च किया था, बुद्धि के बारे में सर्च किया था, वो सब कहते थे कि बुद्धि जो है वो एक चीज़ है, मतलब एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, आपके दिमाग में जो ऐसा गोल गोल सा भरा होता है ना, ऐसा 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 ऐसा, वो क्या है? एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, जो कि किसी एक चीज़, एक सिर्फ एक चीज़ से डिफाइन हो जाती है। लेकिन जब हार्वर्ड गार्डनर आए, उन्होंने कहा कि जो दिमाग है, जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, वो कोई एक चीज़ नहीं है, वो एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि उसकी बजाय वो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, ये बताया हार्वर्ड गार्डनर ने, और इसीलिए इनकी जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है इसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने बताया 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बता रखा है इन्होंने, भाई बुद्धि के टाइप बता रखे हैं, जैसे नेचुरल बुद्धि और लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, ये सारे इसके टाइप्स हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी थ्योरी है, और बहुत ही आसान सी थ्योरी है। 8 टाइप्स बता रखे हैं बस इन्होंने दिमाग के, बुद्धि के, वो इसमें आपको पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पता चलता है कि, अब इन्होंने जब 8 तरह की बुद्धि बताई तो इन्होंने क्या बताया, इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय आईक्यू टेस्ट। बुद्धि जो है पूरी तरह से सिर्फ आईक्यू परीक्षण से पता चलती है? नहीं। अब इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी तो किसी एक चीज से तो बुद्धि को नापा नहीं जा सकता। टीचर शुड यूज एमआई एज फ्रेमवर्क, एमआई मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। ये बात ठीक लग रही है कि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए मल्टीपल इंटेलिजेंस के आधार पे अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्यों भाई? किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होगी, और किसी बच्चे के अंदर किसी प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा टीचर को? अलग अलग तरीके से बच्चों को ट्रीट भी करना होगा, अलग अलग तरीके से पढ़ाना भी होगा। हो सकता है किसी को, कोई बहुत बातूनी बच्चा हो तो उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, कोई बहुत शांत स्वभाव का बच्चा, उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। मतलब सब अलग अलग तरीके से होंगे, तो उनको उनके अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस को एक फ्रेमवर्क की तरह यूज़ करके पढ़ाना है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, आगे देखते हैं। एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि क्षमता जो है वो एक फिक्स चीज़ है, एक नियति है, और ये समय के साथ कभी बदलती नहीं है। ये चीज़ तो बेकार है। आज आप जैसे हैं कल आप वैसे नहीं रहेंगे। आज जो चीज़ें आपको आती हैं, कल हो सकता है आप उससे और ज़्यादा सीख रहे हो, या परसों आप उससे और ज़्यादा सीख रहे होंगे। ठीक है, तो समय के साथ आप और बेहतर होते जाते हैं, आपकी एबिलिटीज़ और ज़्यादा निखरती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो टाइम के साथ एक ही बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ऑप्शन,
एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से 8 अलग तरीके से पढ़ाना है। मैथ पढ़ाओगे तो मैथ पढ़ाने के तुम्हें 8 तरीके अपनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो 20th क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि टीचर को इसको एक बेस बनाना है और उसको इसके थ्रू अलग अलग तरीके खोजने हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको तब समझ में आएगी जब एक बार आप हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अ 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हरसेल्फ व्हाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट। एक 5 साल की बच्ची है, ठीक है, और वो कोशिश कर रही है शर्ट को फोल्ड करने की, और उस दौरान वो खुद से बातें कर रही है। ऐसे बोलिए यार, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है फोल्ड, ऐसे करना है, मतलब खुद से बातें कर रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर डिस्प्लेड बाय गर्ल। अब ये खुद से बातें करना, ठीक है, ये जो चीज है, जो बच्चे खुद से बातें करते हैं, इसको लेकर के पियाजे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रखा है और वाइगोत्स्की ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रखा है। ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ही इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रखा है। पियाजे के अकॉर्डिंग ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और वाइगोत्स्की इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, सो अब आपको इस चीज को ऑप्शंस को चेक करना है। जीन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, वो इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच का नाम देते हैं, और वाइगोत्स्की इसे इनर स्पीच का देते हैं, इनर स्पीच का नाम देते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, और ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के भाषा विकास के लिए। इससे अगर बच्चा ऐसे खुद से बातें करता है ना, तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। ऐसा कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं। और पियाजे कहते हैं ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है और इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चे के भाषा विकास में। While Lev Vygotsky would explain this as child's attempt to regulate her actions through private speech। हाँ, निज वाक, प्राइवेट स्पीच, ये यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं। और ये जो दो वर्ड हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच, ये दोनों एक ही चीज़ है। खुद से बातें करना, जैसे ये 5 साल की बच्ची कर रही है ना, खुद से बातें करना, ये दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन पियाजे ने इसको नाम दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच और वाइगोत्स्की ने इसको नाम दिया है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन दोनों शब्दों को आपको याद रखना है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि इस तरीके से जो बच्चा है वो खुद को रेगुलेट करता है, अपने एक्शंस को, अपने आप को बताता है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, इससे उसका भाषा विकास होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस आपको अलग अलग चीज़ें बता रहे होंगे और बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे बस आपको सीधे ये दो बातें याद रखनी है, ईगोसेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच। जब आप उनकी थ्योरी पढ़ेंगे ना, पियाजे की थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी, अगर आपने पहले ही पढ़ रखा होगा तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जेंडर इज एन, जेंडर क्या है, लिंग। तो दो चीजें आती हैं, एक जेंडर और एक सेक्स। ठीक है, अब ये सेक्स क्या है, ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, मेल या फीमेल होना, आप देखते हैं ना कभी फॉर्म वगैरह आप जब फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको फिल करना होता है सेक्स क्या फिल करना होता है, मेल फीमेल जो भी है आप फिल करते हो, तो सेक्स वो आ जाएगा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जैविक संरचना, ध्यान रखना है कि सेक्स जो है वो एक जैविक संरचना है, और जो जेंडर है कि महिला ऐसी हैं होती हैं या महिलाएं ऐसा काम करती हैं या महिला ये चीज होती है, तो जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी कि सामाजिक संरचना जो समाज ने बनाया। ये जेंडर की जो बात है ये समाज ने क्रिएट किया, ऐसा कुछ मतलब ये कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, तो ये जो है एक सामाजिक संरचना है, इसको समाज ने बनाया, जेंडर को, लिंग को। ठीक है, और उसके अलावा जो सेक्स होता है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो तो जैविक संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की, कि जो बच्चे हैं वो समाज से अंतर्क्रिया करके सीखते हैं, ये मैंने आपको भी बताया बहुत बार, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो एक टीचर है जो इसमें बिलीव करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर एक्सेसिंग योर स्टूडेंट। अब सिंपली जब भी वाइगोत्स्की का नाम आएगा आपको 3 ही चीजें याद करनी है, SCL, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी इन तीनों चीजों पर डिपेंड है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन की बात हो रही है, ये नहीं, वाइगोत्स्की से फैक्ट बेस में आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी।
स्टैंडर्डाइज में एक ही तरह का टेस्ट होगा जो सबको दिया जाएगा। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा जो सहयोगात्मक परियोजना है जिसमें आप अपने आसपास के लोगों का सहयोग लेंगे, पीयर्स से इंटरेक्ट करेंगे, और इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं हमारे वाइगॉट्स की, यानी कि सोशल इंटरेक्शन के बारे में। जब आप एक दूसरे से सहयोग लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है, वो चीज़ आती है लेव वाइगॉट्स्की के अंदर। ठीक है, सिंपली इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लासरूम। एक टीचर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखने के लिए क्या करेगा? ठीक है, उसे पूरा करने के लिए क्या करेगा? सेग्रीगेट एंड लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क। तो भाई ये चीज़ तो नेगेटिव है, इंडिविजुअल डिफरेंस को आप सेग्रीगेट या लेबल करके नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, और कैसे फाइंड करोगे फिर? एंगेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव। अगेन ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर नज़र आता हुआ कि भाई बच्चों की बात को सुनना है और उनको उनके दृष्टिकोण को महत्व देना है, तभी जो है बच्चे, तभी आप एक एक अलग अलग बच्चे को सुन सकते हो ना, तभी तो उनको एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा कर सकते हो। कोई बच्चा बहुत बातूनी है, वो तो फटाफट से अपनी बात कह देगा, है ना। कोई बच्चा जो चुपचाप शांत बैठा है और वो इतने ज़्यादा बोलता नहीं है, तो आपको उसे भी शामिल करना होगा अपनी बातचीत में। ठीक है, और उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी एक्सप्रेसिव बनाना होगा, उसे भी एक्सप्रेस करने के लिए बोलना होगा। तो सी ऑप्शन एक बार और देख लो, इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल अपॉन हिज स्टूडेंट्स, हिटलर बन जाओ। सो ये सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन क्या है? हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग, एक स्टैंडर्ड वे अपनाना। तो उससे एक एक बच्चे को आप, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा मान लो वो तो पढ़ लेगा, अगर आप एक ही तरीके से सबको एक समान, एक ही, वो कहते हैं ना, एक ही डंडे से हाँक रहे हो सबको, तो जो पढ़ने वाला होगा वो तो पढ़ लेगा, जो नहीं पढ़ने वाला होगा वो नहीं पढ़ पाएगा, है ना। या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? असेसमेंट इज पर्पसफुल, आकलन जो है वो उद्देश्यपूर्ण है। अब असेसमेंट का जो बेस्ट, मतलब जो वो है, असेसमेंट का दो चीज़ें होती हैं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ठीक है, असेसमेंट का जो हमारा उद्देश्य है, जो एम है, वो हमेशा फीडबैक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप बच्चों को बीच बीच में असेस करते हैं, वो इसलिए ताकि आपको फीडबैक मिल सके, आपको पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसा सीखा। और ये जो असेसमेंट की प्रोसेस है, ये पढ़ाई के दौरान ही चलती रहती है। ठीक है, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, 4 बार हुआ करते थे ना, तो वो, या टेस्ट हो रहा है, कोई नॉर्मल टेस्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें असेसमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर। ये जो है टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए फीडबैक जैसा है। बिल्कुल सही बात है, फीडबैक पता चलता है कि भाई कहाँ कमी रह गई, कहाँ और अच्छा करना है, या कौन सी चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, टीचर का कौन सा तरीका गलत है पढ़ाने का। वो सारी चीज़ें बच्चों को भी पता चलती हैं और टीचर को भी पता चलती हैं असेसमेंट करने से। बी ऑप्शन क्या है? इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ ईयर। एक बार नहीं होता, ये लगातार चलता रहता है, और साल में 2-3 बार, मतलब टेस्ट असेसमेंट, जो भी जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं ना, सारे असेसमेंट का हिस्सा होते हैं। सो ये ऑप्शन गलत है आपका। सी ऑप्शन क्या है? कंपैरेटिव इवैल्यूएशन आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अचीवमेंट, कंपैरिजन करने के लिए नहीं। डी ऑप्शन क्या है? इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस, ये भी बेकार ऑप्शन है। सो बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास कि फीडबैक के लिए ये चीज़ यूज होती है। 26 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर का रोल है वो क्या होता है? बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है सीटेट के लिए कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल है। तो आपको ध्यान रखना है कि फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधा दाता होना चाहिए जो टीचर है। ठीक है, तानाशाह नहीं होना चाहिए, डिक्टोरियल नहीं होना चाहिए, परमिसिव, यानी कि जो वो मतलब टीचर उनको दबाव डाल रहा हो वैसा नहीं होना चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, अधिकार मतलब बच्चों को अपनी डंडी पे नचाने वाला नहीं होना चाहिए। सिंपली बस आपको ये ध्यान रखना है कि टीचर कैसा होना चाहिए? जो बच्चों की बातों को सुन रहा है और जस्ट उनको फैसिलिटी दे रहा है, सुविधा दे रहा है। ठीक है, और जब तक ये ऑफलाइन एग्जाम हो रहे थे ना 2019, मतलब जो लास्ट 2021 से पहले जो भी एग्जाम हुआ है, तब तक एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन आया करते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ जनवरी में 2021 और 22 का, इसमें 2020 हमारी जो एनसीएफ नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, एनसीएफ 2020, ठीक है, 2020 वाली जो
एजुकेशन पॉलिसी है, इससे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बहुत जल्दी जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे, वो हम एक वीडियो में एक साथ एक बार डिस्कस करेंगे, एनसीएफ 2020 वाले क्वेश्चन, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? बस 3 क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं और ये आज का सेशन हमारा कंप्लीट होगा। रिसर्च सजेस्ट, एक सेकेंड, ये क्या है बटन? इसे कहते हैं सब्सक्राइब बटन, और यहाँ पे क्लिक जरूर कर देना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने से मैजिक होता है। रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट। शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में एक शिक्षक की अपने छात्रों से अपेक्षाएं, जो अपेक्षाएं होती हैं, एक टीचर जो अपने छात्रों से अगर अपेक्षा रखता है तो उससे क्या होगा? आर सोल डिटर्मिनेंट ऑफ देयर लर्निंग। बच्चों की शिक्षा के एकमात्र निर्धारक होगा। क्या बच्चे जो सीख रहे हैं वो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करेगा? टीचर जो है उनसे एक्सपेक्टेशन रखे तभी वो सीखेंगे। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद, उनकी लर्निंग के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा कि मतलब टीचर उनसे कोई अपेक्षा रखे कि भाई तुम ये चीज़ सीखो, ये चीज़ जानो। ऐसा भी नहीं है कि टीचर को थोड़ा बहुत तो मतलब ये चीज़ तो उनको उम्मीद होती है ना कि अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो बच्चों को समझ में आना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ रिलेशन तो उसका होता ही है, उसका इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर ना। सी ऑप्शन क्या है? डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, कोई प्रभाव नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन क्या है? हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। बिल्कुल सही बात है ये वाली कि टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है या जो भी अपेक्षाएं रख रहा है, ठीक है, उसका बच्चों के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन कैसा है ये आपको बताना। ऑप्शंस क्या है? इज डिट्रीमेंटल टू चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, यानी कि विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, ये ऑप्शन तो अच्छा नहीं है। बी ऑप्शन क्या है? वेल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल, स्कूलों के ऊपर बर्डन बढ़ा देगा, ऐसा कुछ तो कभी होता ही नहीं है भाई। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर आपको समावेश करना है, उनको शिक्षा में एक धारा में लेके आना है, तो आपको शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, अपना पर्सपेक्टिव, अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें बदलाव की ज़रूरत है, या जो कुछ भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो विशेष तब आप जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको आप इंक्लूड कर पाओगे, उनकी नीड्स को पूरा कर पाओगे, उनको समावेश कर पाओगे। एक अवास्तविक गोल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि अगर आपको एक स्पेशल नीड वाले बच्चे को भी इंक्लूड करना है, समावेशित करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टीचिंग के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उनको उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो आप उसके लिए कुछ हेयरिंग एड या उस तरह की चीज़ें कर रहे हो, उसको आगे बिठा रहे हो, तो मतलब उनके हिसाब से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम with children from varied social, economical, cultural backgrounds enrich the learning experience of all students। ठीक है, एक डाइवर्स क्लासरूम है जहाँ पर बच्चे कैसे हैं? अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आए हुए हैं, और जिससे क्या हो रहा है, लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा एनरिच हो जा रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जा रही है, ठीक है, सीखने के अनुभव जो है वो समृद्ध हो रहे हैं। अब ये बात क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो पहली बात तो ये बात सही है, तो ये दोनों चीज़ें तो गलत हैं कि इनकरेक्ट, क्योंकि जब डाइवर्स लर्नर होता है ना, जब एक कक्षा में बहुत सारे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटी से आए हुए हैं, उनका इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग है, तो वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ये चीज़ गलत तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सही है। तो ए और बी ऑप्शन में से कौन सा होगा करेक्ट? बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने साथियों के साथ बहुत सारे कौशल सीखते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि वो जो है अपने आसपास के दोस्तों के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बना देता है, हायरार्किकल बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है,
सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है आपका कि बच्चे जो हैं एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अगर वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी का पहनावा अलग है, कोई अलग तरह से कपड़े पहन रहा है या कोई बोल अलग तरीके से रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में बच्चे जब बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें वो सीखते हैं और इससे जो अनुभव है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो और ज़्यादा एनरिच हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्या अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, एक बच्चा जो जो कैसी प्रॉब्लम है उसको, हियरिंग यानी सुनने में उसको प्रॉब्लम है, विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन ओनली एंड शुड बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टेड। इस तरह के बच्चे को आपको सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन जो है वो बेनिफिट नहीं करेगी, ऐसा कह रहा है। ऐसा तो नहीं है, फिर भी आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। बी ऑप्शन क्या है, कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड। ये ऑप्शन सही लग रहा है कि वो बच्चा जो है, जो सुनने में जिसको प्रॉब्लम है, वो भी एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल में बहुत अच्छा कर सकता है अगर उसको थोड़ी सी फैसिलिटीज दी जाएं, थोड़े से रिसोर्सेज दी जाएं। ठीक है, विल नेवर एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद क्लासमेट्स इन रेगुलर स्कूल। ये कोई बात नहीं है, हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको एक नॉर्मल स्कूल में डाल देंगे तो आगे जो उसके साथ के बच्चे हैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, उनके बराबर का परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। ऐसा नहीं है कि इस तरह के बच्चों को आपको अलग तरह से एक डिफरेंट स्कूल में डालना है कि भाई सुनने में प्रॉब्लम है तो सारे बच्चे वो इस अलग तरह के स्कूल में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। इंक्लूजन का मतलब, ये क्वेश्चन जो है वो इंक्लूजन से रिलेटेड है, यानी समावेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे यही बात होती है कि किसी भी तरह का कोई भी बच्चा है कि कैसी भी उसको प्रॉब्लम हो, सबको एक साथ एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है और बस जिसकी नीड्स अलग अलग हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको थोड़ी बहुत हेल्प करने की ज़रूरत है, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन देने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि एक जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है वो रेगुलर स्कूल में बहुत अच्छा कर सकता है, बस उसको थोड़ी सी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है। तो भाई ये थी आज के सत्यनारायण कथा, यानी 30 क्वेश्चंस की कहानी। और ये इसमें मैंने आंसर की भी ऐड कर रखी है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ, और सब्सक्राइब ना किया हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सारी की सारी पीडीएफ बनाने में और ये सब करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर डायरेक्टली सर्च करना है टेलीग्राम पे तो ये डाल के सर्च कर लेना, वहाँ पे आ जाएगा चैनल। और जितनी भी पीडीएफ्स हैं सारी की सारी फ्री में वहाँ अवेलेबल हैं, सारी की सारी फ्री में अवेलेबल हैं। और अभी तक आपने अगर पूरा का पूरा सेशन देखा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।